यहाँ रोना मना है। नाटक का सारांश प्रस्तुत है। पहला दृश्य इस प्रकार शुरू होता है। इस नाटक की कहानी में गांव का परिदृश्य है। कालिंदी नाम की लड़की है जो राय नामक स्थान की रहने वाली है और कालिंदी की सहेलियों का जमघट है, मतलब सहेलियां इकट्ठी हो गई हैं। खूब हंसी खुशी का माहौल है। सखियां बारी बारी से झूला झूल रही हैं। सभी की उम्र 18 से 20 वर्ष है। कुछ ने ओढ़नी ली है, कुछ ने सीधे पल्लू की साड़ी पहनी है और कोई शादीशुदा है तो कोई कंवारी है। सावन के गीत भी गा रही हैं। सभी सहेलियां मिलजुल कर सावन का आनंद ले रही थी। तभी कालिंदी की माँ कालिंदी को हप्पो कहकर आवाज लगाती है कि हप्पो, आज बस झूलना ही झूलना है क्या? कुछ खाना पीना है? नाचने गाने के आगे कुछ अच्छा नहीं लगता। कालिंदी का हप्पो नाम सुनकर एक सहेली माँ से पूछती है कि मौसी, तुम उसे हप्पो कहती हो? यह भी कोई नाम है? बिना तुक्का तब कालिंदी की माँ ने बताया कि जब यह पैदा हुई थी तो एकदम गुलाबी गुलगुली सी थी। इसके भैया कहते थे कि अम्मा, यह तो इतनी मुलायम है कि इसे तो मैं हप कर जाऊंगा। बस तभी से इसका नाम हप्पो पड़ गया। दूसरी सहेली ने कहा, मौसी, यह नाम ठीक नहीं। जब शादी हो जाएगी तो यह नाम अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन माँ कहती है कि इसकी शादी हो या बच्चे हो जाएं, यह तो हमारी हप्पा बिटिया ही रहेगी। इस प्रकार पहला दृश्य पूरा होता है। इस पहले दृश्य में जो संवाद या बातचीत हुई, जिसका अर्थ है कि कालिंदी अपने माता पिता भाई की अति लाडली है, बहुत ही नाजुक है, परिवार में बहुत प्यार से उसे पाला है। गांव का दृश्य होकर भी कालिंदी या हप्पो पर घर की कोई जिम्मेदारियां नहीं लादी है। हप्पो अपने परिवार की लाडली है, अर्थात गांव का वातावरण होकर भी माता पिता सभ्य हैं और वे अपने बेटे और बेटा में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करते हैं और उनकी सोच गांव के लोगों की तरह पिछड़ी हुई नहीं लगती है। अब हम दृश्य 2 की ओर बढ़ते हैं। दृश्य 2 में कालिंदी की शादी की चहल पहल, दीवारों पर नाई के हाथों के निशान बनाकर शुभ संकेत दे रहे हैं। दरवाजों पर आम के पत्तों का तोरण सजाया जा रहा है। गीत, ढोलक, बन्ना बन्नी गाए जा रहे हैं। सहेलियां आपस में चर्चा करती हैं कि कालिंदी ढोलक बहुत अच्छा बजाती है, लेकिन वह अपनी शादी में ढोलक कैसे बजाएगी? तभी बारात आ गई सुनाई देता है। लड़कियां बारात देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं और दूल्हे के सजीले रूप को देखकर तारीफ करती हैं कि दूल्हे की अचकन मतलब शेरवानी, साफा, कलगी कितना सुंदर है। और फिर खिड़की से ही सहेलियां मिलकर कालिंदी को भी दूल्हा दिखा देती हैं। इसके बाद शादी की रस्में होती हैं। कालिंदी माँ के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। कालिंदी के ससुराल की हालत कोई विशेष अच्छी नहीं है। घर में अंधेरा है, सीलन और घुटन भरा वातावरण है। वर वधू के भीतर पहुंचते ही दूल्हे का पिता बहुत जल्दीबाजी में आकर बेटे से कहते हैं कि भाई, ये पोशाक मतलब अचकन या शेरवानी, कलगी, साफा जो कालिंदी के पति ने शादी में पहने थे, उसे जल्दी से उतारने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुरंत उतार कर दे दो, नहीं तो बेकार किराया बढ़ेगा। मतलब शादी पर भी कालिंदी के ससुराल वालों ने खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि दूल्हे के कपड़े भी वे किराए से मांग कर लाए थे। अर्थात एक तो उनकी सोच भी उन्नत नहीं है और दूसरे आर्थिक तंगी भी हो सकती है। दूसरी तरफ कालिंदी दूसरे कमरे में औरतों से घिरी है। उसे देखने के लिए औरतें आई हैं जो मुंह देखकर 1-1, 2-2 रुपए मुंह दिखाई में दे रही है और सास पुलिस के जैसे वहां बैठी सब पैसे बटोरे जा रही है। सबने बहू की बहुत तारीफ की। तभी एक औरत कहती है कि बहू का नाम कठिन है, नाम बदल दो, और उसका नाम कालिंदी से लक्ष्मी रख दिया गया। इस प्रकार दूसरा दृश्य पूरा होता है, जिसमें प्यारी बेटी हप्पो की शादी एक असभ्य परिवार में हुई, जहां पैसों की तंगी है लेकिन शालीनता भी नहीं है। पिता दूल्हे के कपड़े इतनी जल्दीबाजी में उतारते हैं कि बेटे के शरीर पर एक
चड्डी बनियान भी नहीं रहने देते। सास को मुंह दिखाई के पैसों की चिंता है और गांव की औरतों के कहने पर कालिंदी का नाम भी बदल दिया जाता है। मतलब औरत का कोई व्यक्तित्व नहीं है और कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार यह हम दूसरे दृश्य में, नाटक के दूसरे दृश्य में देखते हैं और समझते हैं। अब हम तीसरे दृश्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें कालिंदी के ससुराल का जीवन है। मोहन अर्थात कालिंदी का पति माँ की चिंता करता है, लेकिन पत्नी की उसे कोई परवाह नहीं है। माँ शिकायत करती है कि राय वाली मतलब कालिंदी, यहाँ हम देखते हैं कि मोहन की माँ ने उसका नाम ही खत्म कर दिया, उसे उसके गांव के नाम से बुलाती है और कहती है कि उसे काम नहीं आता। मोहन अपना पौरुष दिखाते हुए कहता है कि तुम कहो तो उसे अभी ठीक कर देता हूँ। हप्पो की पढ़ाई लिखाई का कोई भी यहाँ पर महत्व नहीं है, न ही उसकी खुशी की कोई अहमियत है और न ही उसे अपनी बात रखने की कोई आजादी है। कालिंदी मोहन की बहस कमरे में होती है, लेकिन आवाजें सुनकर परिवार के सभी सदस्य आकर कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं और उसकी सास तो कमरे के भीतर भी प्रवेश करके उन दोनों के बीच में खड़ी होकर अपनी बात कहती है और मोहन से कहती है, मोहन के प्रति पूरी सहानुभूति दिखाती है, लेकिन बहू के प्रति बिल्कुल उल्टी भावना रखती है। उसकी जिठानी भी आकर अग्नि में आहुति डालती है। मोहन की माँ बोलती है कि पत्नी अगर जबान चलाए तो काटकर नाली में फेंक दे। सबके उकसाने पर मोहन ने कालिंदी की चोटी खींचकर उसका सिर दीवार से टकरा दिया। यह उस घर का व्यवहार है जहाँ माता पिता भाई की लाडली हप्पो की शादी हुई है। अगले दिन सुबह का समय है। कालिंदी घर के आंगन में नल के नीचे बर्तन मांज रही है। जिठानी के बच्चे चंद्रभान, सूरजभान, त्रिलोकी दरवाजे पर खेल रहे हैं। तभी पोस्टमैन एक पोस्ट कार्ड देता है जिसका कोना कटा है। इसका मतलब है मृत्यु की सूचना वाला पोस्ट कार्ड है। बच्चे कालिंदी को वह पोस्ट कार्ड देते हैं। पोस्ट कार्ड कालिंदी के पिता ने कालिंदी की मां की मृत्यु की सूचना देकर भेजा है और तुरंत आने को कहा है, लेकिन मोहन की मां, भाई किसी ने भी उसे जाने नहीं दिया। कहा कि हमारे यहाँ मोहन के छोटे भाई रामचंद्र की सगाई है, तू चले जाएगी तो काम कौन करेगा, गांव के लोग हंसेंगे। इस प्रकार तीसरा दृश्य पूरा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि फिर से कालिंदी के ससुराल वालों की असभ्यता, असंवेदनशीलता और अशिक्षा स्पष्ट होती है कि इन्हें अपने घर की बहू की भावनाओं की कोई चिंता नहीं है और ख्याल नहीं है। कालिंदी की आंखों के आगे माँ की तस्वीरें दिखती रहती है, लेकिन बेचारी असहाय होकर चुप हो जाती है। अब हम चौथा दृश्य देखेंगे कि चौथे दृश्य में मोहन के छोटे भाई रामचंद्र की मंगनी की चहल पहल, गीत, ढोलक, बन्ना बन्नी, मेहमान, खाना पीना, मिलना जुलना चल रहा है और कालिंदी एक मशीन की तरह दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रही है। जबकि माँ की मृत्यु, पिता का दुख उसकी आंखों के सामने है, लेकिन बेचारी को सब कुछ भूलना पड़ा क्योंकि ससुराल के सभी सदस्य अत्यंत क्रूर स्वभाव के हैं। मेहमान कालिंदी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तो मोहन की माँ दिखावे के लिए उसे प्यार से कहती है कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, आजा बालूशाही बनी है, कुरकुरी है, खा ले। इस तरह वह दिखावा करती है। दूसरी तरफ बन्ना बन्नी गाए जा रहे हैं। तभी गांव की औरतें कालिंदी को बुलाती है। वह नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी सास उसे धौंस देती है कि आज शुभ दिन है, तू शोक मनाकर अपशकुन मत कर, और उसे बन्ना बन्नी गाने जाना पड़ता है। वो गा नहीं पाती, लेकिन सबके कहने पर ढोलक बजाती है, तो जैसे उसकी थाप में से अम्मा अम्मा की आवाजें ही आ रही हो। कालिंदी को मन ही मन इतना दुख, इतनी तकलीफ होती है कि वह अचानक ढोलक छोड़कर नाचने लगती है और नाचते नाचते वह बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ती है। यही एक नारी की कहानी है। उसे मिटा दिया जाता है और वह भी अपने आप को मिटा देती है। यहाँ रोना माना है नाटक का सारांश पूरा होता है। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं कि इस नाटक की विशेषता यही है कि जहाँ भावनाओं की कद्र नहीं होती,
वहां रहना बहुत कठिन होता है। जैसे कालिंदी की शादी के बाद का जीवन है। कालिंदी ने अपने दुख का जहर पी लिया और माँ की मृत्यु के दुख के बाद भी उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, लेकिन उसका शरीर जवाब दे देता है। साथ ही बेमेल विवाह का परिणाम है कि सभ्य और असभ्य परिवार का संबंध इस कहानी में हुआ, जिसका परिणाम बुरा हुआ। कालिंदी एक सभ्य परिवार की लड़की होकर भी उसे अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी, अन्यथा उसके साथ ऐसा नहीं होता। इस प्रकार यहाँ रोना मना है नाटक का सारांश और विशेषता पूरी होती है।